अखंड भारत स्वाभिमान की जो मुहिम है, भारत में जितनी भी नस्लें हैं गाय की, जितने भी बीज हैं, वनस्पतियां हैं और मानव भी जो विकृति आई है, उन सब को दूर करना, इसी कड़ी में ये जो यात्रा है हमारी, संपूर्ण हिमाचल की यात्रा है। इस यात्रा का जो उद्देश्य है, हिमाचल प्रदेश की जितनी भी जड़ी बूटियां हैं उनकी एक पुस्तक रूप में संकलन करना, विशेष रूप से कैंसर। यहाँ की जो गौ माता की नस्लें हैं ये पहाड़ी नस्ल है और ये देखिए इसको थू नहीं है, लेकिन ये शुद्ध नस्ल है। ये देखिए आगे ये जंगल से चर के आ रही हैं पहाड़ी नस्ल की गाय। इधर ये देखिए चमक देखिए, तो समाज में कहीं ये संदेश ना जाए कि थू नहीं है तो देसी नहीं है। ये एक गलत धारणा बनी हुई है, पहले हमें भी लगता था, लेकिन अब जैसे जैसे हमारा भ्रमण का कार्य पूरा हुआ है, लगभग पूरा भारत तो नहीं कर पाए हैं, लेकिन लगभग 50% हिस्से में घूमने के बाद ये निष्कर्ष निकला है कि पहाड़ी क्षेत्र में गौ माता की जो नस्ल है उसके ऊपर थू नहीं होती। पहाड़ के जो लोग हैं उनका हाइट भी बाकी लोगों के मुकाबले छोटा होता है। तो हमें अभी जो हमें इस समय जहां हम जा रहे हैं, लगभग 90 वर्ष के वो बुजुर्ग हैं और उनसे ज्ञान प्राप्ति और जो कैंसर विशेषज्ञ सम्मेलन है उसका निमंत्रण देने के लिए हिमाचल की जो वादियां हैं, प्रकृति माँ ने खूब दिया है। भारत को प्रकृति माँ ने इतना अद्भुत दिया है कि जिसकी कल्पना ही नहीं कर सकते, लेकिन मनुष्य ने जिस प्रकार से प्रकृति को नष्ट किया है, और यूँ मैं कहूँ परमात्मा का जो संविधान था या प्रकृति माँ का जो संविधान था, विधान था, उसमें जो विघन डालने का कार्य किया है, उसे दुख रूप में, कष्ट रूप में आज मनुष्य वहन कर रहा है। और यहाँ पर घास बहुत ही अद्भुत है हिमाचल में। लगभग इस समय मई का माह है, लेकिन गौ माता के चरने के लिए खूब सारी घास यहाँ पर है। यहाँ भी अखंड भारत स्वाभिमान का प्रयास है कि एक गुरुकुल की स्थापना हो। यहाँ की जो परंपरागत नस्ल है, जो भगवान ने यहाँ पर नस्ल बनाई है गाय की इस प्रकृति के अनुसार, उसका संवर्धन का कार्य भी हो। और यही कार्य इस समय हमारे बीज को बचाना, हमारी गौ माता का जो परमात्मा के द्वारा बनाया गया जो वंश है, उस वंश को बचाना, मानव के डीएनए को बचाना, क्योंकि मनुष्य भी हाइब्रिड खाते खाते आजकल सीमन सेंटर खुल गए हैं भारत में और अप्राकृतिक गर्भधारण मनुष्य का भी धड़ल्ले से किया जा रहा है। तो इन सब कार्यों में आप सब अग्रणी होकर कार्य करें। और ये देखिए गौ माता पहाड़ के किनारे कितने आराम से विचरण करती हुई, ये भी बहुत अद्भुत है। प्रकृति के लिए ही कार्य करना जीवन का प्रत्येक मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है। भारत ही नहीं, विश्व में कहीं भी कोई है, अंतिम सत्य प्रकृति और परमात्मा ही है। ये जो सीमाएं खिंच गई हैं और तमाम प्रकार के ये जो प्रतिशोध हैं, ईर्ष्या और द्वेष है, इसे मिटा के संपूर्ण विश्व को ही प्रकृति की ओर मुड़ना होगा। तब ही संभव हो सकता है मानव का कल्याण और सुख की ओर मानव बढ़ सकता है, ऐसा हमारा अपना मत है। लेकिन राक्षस जो तीव्रता से आगे बढ़ रहे हैं और राक्षसों की संख्या, यानी कि प्रकृति के जो विनाशक हैं उनकी संख्या निरंतर बढ़ रही है, उनको सद्मार्ग पर लाना भी एक हमारा मूल कर्तव्य है। और अगर वो अपना रास्ता ना बदलें, ज्ञान रूपी अमृत को अगर वो धारण ना करें, तो उनको सही गति देना, यानी कि नष्ट करना, समाप्त करना, ये भी मनुष्य का ही एक मूल दायित्व है। क्योंकि प्रकृति में अगर राक्षसों की संख्या बढ़ेगी तो मानव का जो सुख है वो निम्न स्तर पर चला जाएगा। तो ये देखिए कितनी अद्भुत औषधियाँ यहाँ पर, ये देखिए कितना अद्भुत यहाँ पर ये औषधियाँ जो है। और यहाँ पे एक जो विशेष बात है, आप कहीं भी जाएंगे, जैसे पुनर्नवा को लेके हम बार बार बात करते हैं, अलग अलग क्षेत्र पे अलग अलग प्रकार का पुनर्नवा है। ठीक इसी प्रकार से नागफनी है, बहुत ही सुंदर नागफनी इस पहाड़ी क्षेत्र में है। बरगद का जो पौधा है वो भी अलग प्रकार से दिखता है। यानी कि जो जलवायु है और जो प्रकृति है वो भिन्न भिन्न हो जाती है। यहाँ पर ये देखिए गूलर का पौधा, ये भी बहुत अद्भुत है।
तो जो वन औषधियाँ हैं वो प्रकृति के अनुसार निर्धारण होता है। यानी कि अगर हम बात करें आज से 300, 400, 500 पीछे के वर्षों में, तो मनुष्य की हाइट भी ज़्यादा होती थी क्योंकि वातावरण में ऑक्सीजन ज़्यादा थी। आज ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो मनुष्य की हाइट भी कम हो रही है, औषधियों के आकार और लक्षणों में परिवर्तन आ रहा है। तो इसलिए हम बार बार सभी चिकित्सक साथियों से भी, कार्यकर्ताओं से भी एक बात कहते हैं कि जो चरक संहिता हमारे पूर्वजों ने लिखी, जो वाग्भट संहिता हमारे पूर्वजों ने लिखी, उन सभी प्रयोगों को दोबारा लिखने की आवश्यकता है। ऐसा कह के हम हमारे पूर्वजों का अपमान नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे साथियों को ये लगता है कि ऐसा कहना उनका अपमान है। ऐसा करके हम ये सिद्ध कर रहे हैं कि वास्तव में हम उन ऋषि मुनियों की ही संतान हैं। इसलिए अखंड भारत स्वाभिमान निरंतर नए फॉर्मुलेशन तैयार कर रहा है, वो भले ही कैंसर के हो, शुगर के हो या अन्य बीमारियों के हो। क्योंकि दोबारा से सर्च करना, उसी चीज़ को रिपीट करना अलग बात है, लेकिन दोबारा से सर्च करना आप सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य है। तो ये मेरा एक संदेश भी है अखंड भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ताओं के लिए कि आप सभी चीज़ों को नए सिरे से सोचो, वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार अपने अध्ययन के मापदंड बदलो और निरंतर, क्योंकि आप ही एक राजीव भाई के जाने के बाद अखंड भारत स्वाभिमान पूरे राष्ट्र के लिए फिर से एक अलख जगा रहा है। भले ही प्रत्येक ज़िले पे गुरुकुल खोलने का कार्य हो या चिकित्सा का शोध करने का कार्य हो, भले ही सबसे अधिक कैंसर रोगियों को ठीक करने का जो कीर्तिमान है वो हो, बीमारी मुक्त विश्व को बनाने का जो संकल्प हो, बीज का कार्य हो, खेती का कार्य हो, आप सब कार्यकर्ताओं के माध्यम से बहुत अच्छे से संपन्न हो पा रहा है। तो आप सब इस कार्य में निरंतर नई ऊर्जा के साथ लग जाएं। आपके क्षेत्र में जो भी जड़ी बूटियां हैं उनका आप जो है चुनाव करें, उनका नाम लिखें, अपने माता पिता दादा दादी से उनका उपयोग पूछें, उनके चित्र खींच के रखें ताकि आने वाले पीढ़ी को ये विरासत हम दे सकें। वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। इस यात्रा में लगभग 1000 किलोमीटर लगातार 3 दिन से सोए नहीं है हमारे हरफुल जी। पूरी इस यात्रा में संपूर्ण हिमाचल को इन्होंने नाप दिया है। इनकी ऊर्जा का जो केंद्र है गौमाता, पीपल देव और बरगद, ये इनकी ऊर्जा का केंद्र है। इनका भी आभार है। और हमारे गुरुकुल के 2 योद्धा इस यात्रा में हमारे साथ निरंतर लगे हुए हैं। और हमारी माता जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और आखिरी संदेश कि कोई भी कार्य जब आपका परिवार आपके साथ लगता है तो कार्य बहुत आसानी से संभव हो जाता है। मुझे खुशी भी है कि मेरे साथ मेरा पूरा परिवार इस कार्य पे लगा हुआ है। परिवार ही नहीं, आप अपने रिश्तेदारों को भी इस कार्य पे लगाइए, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा कार्य है, बीज बचाना, ज्ञान फैलाना, सतमार्ग पे चलना, जो मनुष्य का कल्याण करेगा। तो यहाँ पर कूलर खा दो आप, कूलर खा दो।